Hello, hi, welcome to all in my class. So, लास्ट टाइम हमने करंट अफेयर पे भी डिस्कस किया था एंड वो हमारा थोड़ा कंटिन्यू चलेगा बेटा सिलसिला, क्योंकि ये जो मैगज़ीन आई है जस्ट एकदम लेटेस्ट है, अप्रैल में आई हुई है, जो रिसेंटली आई हुई है, आप ये समझ लो। तो दिस इज़ मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो भी चीज़ें हैं इसमें कंटेंट, आप एक बार क्विक रिवीजन ज़रूर करो। जितना आपने पढ़ रखा है दिस इज़ गुड, बट ज़रूर करके जाओ। और ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लेना चाहूँगी, जस्ट वीडियो चला लो, सुनते जाओ, ठीक है ना। पहली बात। दूसरी बात, एक छोटा सा मोटिवेशन है आपके लिए, बिकॉज आई लव यू। कर खुदी को बुलंद इतना, कर खुदी को बुलंद इतना, खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। इसका मतलब समझ है ना कि व्हेन आई वॉज़ वेरी यंग, आई वॉज इन आई थिंक 9th में 10th में थी, तो मेरे मामा ये वर्ड मतलब यूज़ करते थे। ही वॉज वो इंजीनियर थे मेरे, हम दोनों के एज में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं हैं, थोड़ी बहुत डिफरेंसेस थे, मतलब 4-5 साल के बड़ी। तो उस वक्त नहीं, मतलब कुछ लोग होते हैं ना आपकी लाइफ में आइडियल होते हैं, तो वैसे मेरा कोई बड़ा भाई ये तो था नहीं। तो मामा ही चाहे मेरे बड़े भाई थे चाहे जो भी थे, मतलब थोड़ा एक कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको देख के अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता है, तो वो चीज़ उनसे मिलती थी। हालांकि प्रेजेंटली ही इज़ इन US एंड आई एम हियर इन इंडिया, तो कोई कनेक्टिविटी नहीं है, पर है तो है ना। फाइनली ही इज़ माई अंकल। सो वही मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट जॉब ओनली, इट्स अबाउट कि अपना स्टैंडर्ड का मतलब सोच, वे ऑफ थिंकिंग इतना हाई रखो ना कि ईश्वर भी हमारी इज्जत करे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश, ये लास्ट टाइम हमने थोड़ा रिवीजन भी शायद किया था, है ना। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड फाउंडेशन की अप्रैल 2023 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक दुनिया का सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश कौन बन जाएगा? हमारा इंडिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सौर निर्माण की क्षमता 220 तक 10 गीगावाट एंड से बढ़कर 2030 तक 50 गीगावाट तक होने की संभावना है। क्षमता में इस वृद्धि से लगभग 3 लाख प्रत्यक्ष रोजगार और 9 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। अरे यार ये कहाँ से आ गया? चलो, ये मेरी किसी फ्रेंड ने भेजा था। दिस इज़ डेडिकेटेड टू ऑल टीचर्स। समाज ये समझता है कि बस बोलना ही तो है, अध्यापक को मुफ्त की नौकरी है। ये मत भूलिए, आज विश्व में जितने भी सम्मानित पदों पर लोग आसीन हैं, उनमें से अधिकांश किसी न किसी अध्यापक की वजह से ही पहुँचे हैं। और हाँ, अगर आप भी अध्यापक की तनख्वाह को मुफ्त का ही समझते हैं, तो एक बार 40 मिनट का प्रभावशाली अर्थपूर्ण लेक्चर देकर दिखा दीजिए, आपको अपनी क्षमता का एहसास हो जाएगा। चलो बच्चे, ये तो हो गया हमारा, चलता रहेगा। तो हम आज जो है पर्यावरण पर फोकस करते हैं थोड़ा सा। पर्यावरण क्या है बेटा? पर्यावरण सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना। इसमें क्या है देखो, जूम कर लें, है ना। चलो, पृथ्वी पर पाए जाने वाले पर्यावरण क्या होता है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु का जो समूह हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के ये जैविक अजैविक संघटक आपस में अंतःक्रिया करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक जैविक दशाएं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। ध्यातव्य है कि पर्यावरण परि और आवरण शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है ना। ये हो गया जो आवरण हमारे चारों ओर हैं। इसे थोड़ा देख लो, क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये आपका ये जो है
पर्यावरण कौन से होते हैं? जीवाणु का, वृक्ष का पर्यावरण, लघु, बृहद, संसाधन के रूप में, नियंत्रक के रूप में, ठीक है ना। जलवायु परिवर्तन, मृदा के प्रकार, स्थलाकृति, ये पर्यावरण। देखो स्तर, संघटक कौन कौन से हैं, ठीक है ना। कारक कौन कौन से हैं, ये कारक हैं, ये भिन्नताएं कारक हैं। फिर हमारे संघटक कौन कौन से हैं? भौतिक, जैविक, ऊर्जा, ठीक है ना। भौतिक में कौन से आते हैं? स्थल, वायु, जल। जैविक में पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव। और ऊर्जा में भूतापीय ऊर्जा और सूर्य। क्लियर? चलें, चलो। अच्छा, ये तो हो ही गया है ना बच्चा, तो आगे बढ़े। चलो, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। पर्यावरण के 3 संघटक हम पहले हम पढ़ चुके हैं, भौतिक या अजैविक, जैविक, सांस्कृतिक, ठीक है ना। जैविक, अजैविक, सांस्कृतिक बोल सकते हैं, और अजैविक को हम भौतिक भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होना, कभी भौतिक आ जाए तो आप सोचो जैविक अजैविक हमने पढ़ा, ये कहाँ से आ गया, ऐसे मत कंफ्यूज होना प्लीज़, ठीक है ना। तो भौतिक या अजैविक में स्थल, वायु, जल होते हैं। जैविक में पादप, जंतु, सूक्ष्म जीव होते हैं। सांस्कृतिक मानव निर्मित गतिविधियाँ होती हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियाँ शामिल होती हैं। अतः पर्यावरण के कई संघटकों से निर्मित एक संरचना है। यह सभी जैविक अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण है जो जीवों को चारों ओर से प्रभावित करता है। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। ये देखो, ये आ गया हमारा सांस्कृतिक। तो जैविक हो गया, अजैविक हो गया। हमारे सांस्कृतिक कारक कौन कौन से देख लो। सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियां हैं। अतः पर्यावरण के सभी संघटकों से निर्मित एक संरचना या सभी जैविक अजैविक का अवयवों का सम्मिश्रण है जो जीवों के चारों, ये पढ़ चुके हैं बच्चा, हाँ, प्रभावित करते हैं। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं, कुछ कारक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। पर्यावरण को बृहद और लघु स्तर पर समझा जा सकता है, बृहद पर्यावरण और लघु पर्यावरण। इसके साथ ही क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय स्तर पर भी पर्यावरण की भिन्नताएं होती हैं, ठीक। चलो, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का समूह जो चारों ओर है सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। कोई रिवीजन है ये सिर्फ। पर्यावरण के ये जैविक अजैविक संगठक आपस में अंतःक्रिया करते हैं। यह संपूर्ण क्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, ठीक। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 1986 दिमाग में रखना। पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चंस मैं अभी नहीं कराऊंगी, फटाफट से रिवीजन होगा। कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे जो इंपॉर्टेंट लगेंगे वो कराएंगे, ठीक है ना, क्योंकि शॉर्ट टाइम में ज़्यादा रिवीजन करने का प्लानिंग है बच्चा। चलो, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है, वही जो हमने पहले पढ़ लिया है। जैविक अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रिया तंत्रों से इसकी रचना होती है। इसमें जैविक अजैविक भौतिक व भू आकृतिक घटक शामिल हैं जो अच्छा, ये तो कोई क्वेश्चन था ना, उसका डिटेल मैं आपको दे रही हूँ, उसको छोड़ दो, क्वेश्चन को भी फोकस नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट ज़्यादा होगा तब करेंगे, है ना। चलो, ये भी किसी का एक्सप्लेनेशन ही है। समानता पर्यावरण को भौतिक, फिजिकल, सांस्कृतिक और जैविक बायोलॉजिकल, ठीक है ना। तो फिजिकल, बायोलॉजिकल और कल्चरल 3 रूप में होता है। भौतिक में हमारा भू आकृति, जलाशय, जलवायु, मृदा, चट्टान, खनिज आ जाते हैं। सांस्कृतिक में मानव गतिविधियाँ, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थितियाँ। जैविक में हमारे वनस्पति, जंतु, मानव सहित सूक्ष्मजीव आते हैं, ठीक। चलो, अब देखो हमारा आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, धारणीय या सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना। धारणीय विकास क्या होता है? धारणीय विकास वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास प्राकृतिक
संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण एवं उचित प्रबंध करना है। ठीक है ना, उचित प्रबंध करना, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। ध्यान रखना है कि हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसका जो है इसकी व्याख्या 1987 में 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में किया था। 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21, जिसे हम रियो घोषणा भी कहते हैं, में इसके प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया। चलो, वही सेम है, ये हो गया, व्यक्त किया गया। आगे इसके आगे पढ़ते हैं। साथ ही 2002 में जोहान्सबर्ग, ये डेट्स याद रखते रहना, पृथ्वी सम्मेलन 1992, ठीक, और हमारा 1987 वर्ल्ड कमीशन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, ठीक है ना, रिपोर्ट आया हमारा आवर कॉमन फ्यूचर। और ये पृथ्वी सम्मेलन हमारा कब हुआ? 1992 में, एजेंडा 21 रियो घोषणा इसको कहते हैं। 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित सम्मेलन का मुख्य मुद्दा सतत विकास है। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED द्वारा वर्ष 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट आर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, के अनुसार सतत विकास की अवधारणा का इम्पॉर्टेंट है। आगे चलो, मुख्य मुद्दा सतत विकास है, उस वही बात है ना, अवधारणा मुख्य मुद्दा था। ये आगे वर्ल्ड कमीशन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट WCED द्वारा 1987 में प्रकाशित और कॉमन फ्यूचर ब्रिटेन सतत विकास से अपना भावी पीढ़ियों, अरे यार हटो, आई रियली फील वेरी डिस्टर्ब, भी चीज़ें आ जाती हैं तो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरी करें। इसका तात्पर्य यह है कि मानव समाज का सतत भविष्य तभी सुनिश्चित हो सकता है जब आर्थिक गतिविधियों और मानव कल्याण के समर्थन हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं। फिर जैव भौतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित और संदृढ़ की जाएं। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध, नियंत्रण एवं निर्धनता घटाना सभी आवश्यक है। प्रकृति की अपनी सुंदरता अपनी सीमाएं हैं, अतः हमें चाहिए कि पहले हम प्रकृति को समझने का प्रयास करें, उसके बाद अपनी विकास नीतियों का निर्धारण करें। अतः आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या सतत विकास है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सस्टेन हो, ऐसे नाम से ही क्लियर है, ठीक है ना, कंटिन्यू जारी हो, सतत हो। आज डेवलपमेंट है, कल आज हम रिच बन गए, कल हम एकदम बॉटम पे आ जाएं, वो नहीं, कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, ठीक है ना। सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित है। आगे चलिए, ये सुंदर सुदूर संवेदनशील तकनीक सांख्यिकी विधि, भौगोलिक सूचना तंत्र, पर्यावरण सूचना तंत्र इत्यादि तरीकों से प्राप्त की जाती है। इन प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अनुकूलतम का निर्धारण होता है। फिर विकास की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाती है। बेटा क्वेश्चन है, इसका आंसर नहीं पता, इसलिए मैं आपको गुमराह बिल्कुल नहीं करना हमें, ठीक है ना। आगे चलो, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट द्वारा रिपोर्ट, वही क्वेश्चन का ये ना एक्सप्लेनेशन है, समझ लो, जितना हमने पढ़ा उसको रिवाइज भी कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन पढ़ रही हूँ, ठीक है ना। WCED द्वारा 1987 में प्रकाशित कॉमन फ्यूचर, जिससे ब्रिटेन रिपोर्ट से जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है। सतत विकास से अभिप्राय ऐसी नीति जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना
वर्तमान की आवश्यकता पूरी कर सकें। और इसका तात्पर्य यह है कि मानव समाज का सतत भविष्य तभी सुनिश्चित हो सकता है जब आर्थिक गतिविधियों और मानव कल्याण के समर्थन हेतु आवश्यक जैव भौतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी संपोषित और संदृढ़ की जा सकें। इस प्रकार प्रश्नगत कथन और अच्छा ये तो आंसर, चलो आगे चलिए। चलो इसका देख ही लेते हैं, आंसर सीधा है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड। वही 87 में पर्यावरण संबंधी प्रतिवेदन हुआ धारणीय सतत विकास, इसमें बोल रहा है, सीधा आंसर पे आते हैं, आवर कॉमन फ्यूचर इसका वो था, ठीक है ना टॉपिक। इसका भी आंसर है, इसको भी बता देते हैं। ये बोल रहा है कि इसको कुछ टॉपिक्स दिए गए, इनको जो है सिस्टमेटिक करना है, क्रम से लगाना है। तो बी वाला हमारा सही है, सीधा आंसर पे आते हैं। यानी 4 द लिटिल टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन सबसे पहले हुआ, उसके बाद हमारा हुआ ब्रटलैंड आयोग का रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ, उसके बाद हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, फिर रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन। यानी सबसे पहले लिटिल टू ग्रोथ, फिर ब्रटलैंड, फिर मॉन्ट्रियल, फिर रियो। ऐसे ये चारों चीज़ें मतलब ऐसे ही याद कर लो यार। देखो लिटिल टू ग्रोथ सबसे पहले, फिर हमारा क्या आया, ब्रटलैंड आया, फिर हमारा क्या आया, मॉन्ट्रियल आया, फिर रियो आया। ठीक, 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। ये डेट वाइज यहाँ लिखा भी है, ठीक है ना। लिटिल ग्रोथ 1972, लिटिल ग्रोथ 1972, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 हम पढ़ ही चुके हैं। ब्रटलैंड आयोग 1987, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया, 1989। चले, धारणीय विकास की अवधारणा वही है, वर्तमान की आवश्यकता पूरी करते करते जो धारणीय विकास की प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। आप भी सोच रहे हैं कैसे हैं दर्शा में। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग एवं संरक्षण तथा उचित प्रबंध है। एक ही चीज़ 10 बार पढ़ रहे हैं ना तो वो तो लेकिन ज़रूरी है ना, इसलिए कर रहे हैं। तो मुझे पता है आप पढ़ चुके हो, इसलिए ज़्यादा वो नहीं कर रहे हैं। सतत विकास वही सेम, ये जैविक विविधता संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, निर्धनता घटाना आवश्यक है। आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास है, सतत विकास है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में यह एक भूमंडलीय दृष्टिकोण बना हुआ है। टिकाऊ विकास की जो अनिवार्य शर्तें हैं वे सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित हैं। फिर हमारा प्रकृति में कार्बन चक्र, जल चक्र, देखो क्या होता है ये। पर्यावरण जूम कर देते हो, दिख तो रहा है इसे ना, कर ही देते हैं, ये सरकार है आप, है ना, आपकी चलनी है, चलनी क्या है, मेरी ज़िंदगी हो तुम लोग। चलो, पर्यावरण विभिन्न जैविक अजैविक घटकों से मिलकर बना हुआ है। यह घटक आपस में अंतःक्रिया करते हैं। सामान्यतः यह अंतःक्रिया एक चक्रीय रूप में होती है, अर्थात तत्वों का चक्रण एक दूसरे के रूप में होता है। यह चक्रण प्रकृति में कार्बन चक्र, जल चक्र आदि रूप में दिखाया गया है। आप बचपन में छोटे जब थे, आप 6-7 में पढ़े होंगे, 5th में भी हम पढ़ते हैं, जल चक्र वगैरह ये पढ़ चुके हैं आप, ठीक है ना, वाटर साइकिल वगैरह, है ना, वही है। इंग्लिश वालों बुरा मत मानना, मतलब इंग्लिश मीडियम वालों, अभी मेरे पास जो अवेलेबल हुआ है वो मैं कर रही हूँ, पर आप समझ में आपको भी आ रहा है ये चीज़, ठीक है ना। तो वाटर साइकिल होता है हमारा, कार्बन साइकिल होता है। तो इसमें पृथ्वी में कार्बन साइकिल में कार्बनिक पदार्थों के अवगठन से जीवधारी द्वारा श्वसन प्रक्रिया से ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से जीवाश्म ईंधनों से ये चक्र चलता रहता है। देखो सीधी बात जान लो, हमने सांस बाहर निकाला, कार्बन डाइऑक्साइड आया, ठीक है ना, ज्वालामुखी से भी आया, जीवाश्मों से भी आया। अब क्या हुआ, पेड़ पौधे आए, पेड़ पौधों ने क्या किया, उस कार्बन उसको जो है लिया, उन्होंने ऑक्सीजन दिया, मतलब ये चक्र चलता जा रहा है, यही बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा। तो पढ़ चुके हो, इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बस रिवीजन ही करना है हमने। कार्बन वही बात है, जीवाश्म ईंधनों के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचती है। स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा कर लेते हैं ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, हमें ऑक्सीजन दे देते हैं, जिस तरह से पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। क्लियर। चलो फिर कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। यह मूल रूप से ग्रेफाइट हीरा, याद रखना,
ग्रेफाइट और हीरा कार्बन का मूल रूप है, ठीक है ना। कार्बन का मूल रूप कौन सा होता है? ग्रेफाइट एंड हीरा। चलो, यौगिक के रूप में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के खनिजों में भी कार्बन पाया जाता है। जल की तरह कार्बन का भी विभिन्न भौतिक जैविक क्रियाओं द्वारा पुनर्चक्रण होता रहता है। वहीं दूसरी ओर जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करती है और जल का वाष्पीकरण करता है। वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा यथा बूंदाबांदी, वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में ही होते हैं। चलो आगे, वायुमंडल में वही बता रहा है ये, वायुमंडल में नमी की मात्रा की बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का चक्रण द्रवीकरण हो जाता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। पृथ्वी में जल चक्र वाटर साइकिल, अरे देखते नहीं हो भैया, ये देखो ऐसे ही देख लो, समुद्र है, पानी है, सूरज से जो वाष्प बना वही जल चक्र। पढ़ चुके हो यार, इतने बड़े हो चुके हो आप लोग, इतने सिंसियर हो, समझ रहे हो ना। हमें तो आप ही लोगों से बहुत कुछ सीखना है भी, ठीक है ना। चलिए, जल चक्र पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। पौधे भूमि में प्रतिरोपित किए जाते हैं तथा भूमि में उपस्थित उनके मूल रोमों द्वारा वे जल का अवशोषण करते हैं। सामान्यतः पौधों के अधिकांश मूल रोम प्रतिरोपण के कारण नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कई प्रतिरोपित पौधों में वृद्धि नहीं होती। ध्यातव्य है कि मूल रोम मृदा में उपस्थित मृदा विलयन सॉइल सॉल्यूशन के संपर्क में रहते हैं। इन रोम कोशों द्वारा ही पौधे भूमि से जल का अवशोषण करते हैं। मूल रोम की कोशाभित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। इसके साथ इनमें कुछ पैक्टिन भी पाया जाता है। पैक्टिन के कारण ही मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं। मूल रोमों की कोशिका भित्ति पारगम्य कला परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, की तरह कार्य करती है। चलो परमिशन लेना पड़ता है ना। चलो, ये हो गया आपका। इसका प्रयोग जो है करने पर शीघ्र ही अधिक जल से खेतों की सिंचाई नहीं होती। मृदा का संविलियन सांद्रता अधिक हो जाती है। इससे जड़ के मूल रोग अवशोषित होने में मुरझा जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें सांद्रता ज़्यादा होती है तो जो है जड़ें जो हैं जल अवशोषित नहीं कर पाती, और जब पानी नहीं मिलेगा तो मुरझा ही जाएंगे पौधे, है ना। उल्लेखनीय जल अवशोषण प्राप्य भूमि जल अवेलेबल सॉइल वाटर, मृदा के तापमान, मृदा विलयन सांद्रता, मृदा की वायु सॉइल एयर जैसे कारकों पर निर्भर करता है। इस प्रकार जल मंडल में स्थित जल चक्र द्वारा पर्यावरण में अपनी भूमिका विभिन्न प्रकार से निभाता है। जल ही जीवन है भाई, ठीक है ना। जल चक्र के साथ साथ वायुमंडल में गतिविधियाँ भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। चलिए क्वेश्चन जो मुझे वैसे लगेगा एक साथ आ रहा है तो करा देंगे, नहीं तो अब एक्सप्लेनेशन में कर रही हूँ, ठीक है ना। पृथ्वी पर कार्बन चक्र कार्बनिक पदार्थों के अपघटन जीवधारियों द्वारा श्वसन की प्रक्रिया, ज्वालामुखी की प्रक्रियाओं, जीवाश्मों, ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचती है। स्वपोषित पेड़ पौधे संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ना कि विमोचित करते और जोड़ते हैं। वही ये भी यही बता रहा है। जल चक्र में